हाय गाइस, तो आज से हम शुरू कर रहे हैं काइनेमेटिक्स की पूरी वीडियो सीरीज। काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वो पार्ट है जिसमें कि हम पार्टिकल की मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बट उसके कॉजेस के बारे में नहीं पढ़ते हैं। मतलब मोशन किस लिए हुआ हम ये नहीं पढ़ते हैं, बट हम ये पढ़ते हैं कि मोशन क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना चेंज हुआ, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक वर्ड लिखा हुआ है पार्टिकल, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स। काइनेमेटिक्स में पार्टिकल का मतलब कण बिल्कुल नहीं होता, मतलब कण भी होता है बट सिर्फ कण नहीं होता। समझिए कैसे। पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, उसको भी बस ये दो क्राइटेरिया को फुलफिल करना है। पार्टिकल वो हर चीज है काइनेमेटिक्स में जो ये दो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है। पहली क्राइटेरिया क्या है कि उस पार्टिकल को सेम डायरेक्शन में मूव करना होगा, तो सेम डायरेक्शन में मूव करना होगा। और दूसरा क्राइटेरिया उसका सेम रेट होना चाहिए। सेम रेट का क्या मतलब हुआ कि हर पार्ट जो भी आपके उस पार्टिकल का है वो सेम रेट से सेम डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया को जो भी ऑब्जेक्ट फुलफिल कर देता है आप उसको पार्टिकल बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मार्कर है, मैं इसको काइनेमेटिक्स में एक पार्टिकल बोल सकता हूँ अगर ये सेम डायरेक्शन में सेम रेट से मूव कर रहा हो। ठीक है, सेम रेट से मूव करने का मतलब होता है कि इसका हर पार्ट बॉडी का, चाहे वो टेल हो चाहे इसका हेड हो, वो उसी डायरेक्शन में सेम रेट से मूव करे। मतलब अगर 10 मीटर ये आगे बढ़ता है 1 सेकंड में, तो 10 मीटर ये वाला हिस्सा भी आगे बढ़े 1 सेकंड में। तो ये मेरा ये दो क्राइटेरिया जो भी फुलफिल करेंगे काइनेमेटिक्स में वो पार्टिकल्स हो जाते हैं। क्लियर है। अब पोजीशन पढ़ते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। तो बेसिकली जो पोजीशन है अगर ये मैं डिफाइन ना करूँ तो काइनेमेटिक्स की पढ़ाई आगे बढ़ ही नहीं सकती है। ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको जानना बहुत जरूरी है, इसको ध्यान से समझना। पोजीशन, फॉर एग्जाम्पल मैं बोर्ड पर कोई पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ, मान लो कि ये कोई पॉइंट P। ठीक है, और अब मैं पूछता हूँ कि इस बोर्ड पर इस पॉइंट P की पोजीशन क्या है। तो इस पोजीशन को दिखाने के लिए मेरे पास मैथमेटिकल टूल्स सिर्फ कोऑर्डिनेट्स के हैं या वेक्टर्स के होते हैं। ठीक है, और उनको प्लॉट करने के लिए मुझे एक कार्टेशियन सिस्टम चाहिए ही चाहिए। तो मैं एक कार्टेशियन सिस्टम बनाऊंगा इस बोर्ड पर कुछ इस तरह से। करूँगा ना ऐसा? हाँ, कर दिया। चलो, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये एक ओरिजिन हो गई। तो इस कार्टेशियन प्लेन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P का कोई कोऑर्डिनेट निकल के मान लो आता है x1 और y1। x1 का मतलब क्या हुआ कि इसकी ओरिजिन से x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x1 है, और y डायरेक्शन में जो इसकी डिस्टेंस है ओरिजिन से वो y1 हुई। तो ये क्या मैं बोलूंगा कि जो पॉइंट P उसकी पोजीशन x1, y1 है। इतना क्लियर है? चलो, तो इसी के साथ एक चीज जानो, पोजीशन इज डिफाइंड रिलेटिव टू अ रेफरेंस फ्रेम। तो जो लोग रेफरेंस फ्रेम वाली वीडियो देखे उन्हें पता होगा कि रेफरेंस फ्रेम को हम फिजिक्स में कार्टेशियन सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम से यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, और इसी कार्टेशियन सिस्टम जो मैंने यहाँ पर एक्स ओ वाई कार्टेशियन सिस्टम है, मैं इस रिस्पेक्ट में इस पॉइंट P की ये पोजीशन बताता हूँ। मतलब ये इसका एड्रेस है इस कार्टेशियन सिस्टम में। इतना क्लियर है? अब एक डेफिनेशन पहले देता हूँ, उसके बाद और एक्सप्लेन करूंगा मोशन की डेफिनेशन। मोशन क्या होता है? तो काइनेमेटिक्स का जो कि बेसिकली इसी पे बेस्ड ही है, इसी की स्टडी करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो मोशन डिफाइन होता है कि अब पार्टिकल is said to be in motion if its position changes with time with respect to a stationary reference frame। अब यहाँ पे मैंने दो इंपॉर्टेंट लाइंस निकल करके आए कि ये रेफरेंस स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम और ये विद टाइम, और ये एक और चीज पोजीशन चेंजेस। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सर्कल कर देता हूँ और अभी इसी की चर्चा करेंगे। तो पोजीशन चेंज हो जाने के हम कहते हैं मोशन,
और ये दो एक्स्ट्रा चीजें दी हैं, तो इनकी नेसेसिटी को समझते हैं, ठीक है। तो अभी मान लो कि मैंने एक ही रेफरेंस फ्रेम में इस पॉइंट पी को रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा रेफरेंस फ्रेम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसके जस्ट पीछे, ठीक है। तो ये मेरा हो गया दूसरा रेफरेंस फ्रेम, एक्स डैश वाई डैश ओ डैश, ठीक है। और इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो मेरे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने वाले वो क्या होंगे, x1 डैश और y1 डैश। ये क्लियर है? तो अभी क्या हुआ कि इस पॉइंट P की पोजीशन चेंज हो गई, कहाँ से, x1 y1 से x1 डैश y1 डैश हो गया। तो क्या आप बोलोगे कि ये पार्टिकल मोशन में है? तो सबसे जरूरी बात यहाँ पर आती है स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखने की। ये क्या हमें पहले जज कर लेना चाहिए कि जो बंदा बोल रहा है कि पॉइंट P की पोजीशन चेंज हो चुकी है, तो क्या वो खुद स्टेशनरी है? अगर वो खुद स्टेशनरी नहीं है तो वो ये बात भी नहीं बोल सकता। तो यहीं पर स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है कि जो भी बंदा हमारे मोशन को देख रहा है उसको खुद पहले स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होना पड़ेगा। या फिर क्योंकि बेसिकली आप मान लो आप मूविंग कार में हो, तो क्या आप स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं हो? नहीं, आप हो। जो भी रेफरेंस फ्रेम आपसे कनेक्टेड रहेगा वो हमेशा आपके रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा। हम यहाँ पे इस तरह की स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। इतना क्लियर है? चलो, फिजिक्स में बेसिकली पॉइंट्स को ये कोऑर्डिनेट से ना रिप्रेजेंट करके पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जल्दी से थोड़ा देख लेते हैं पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये जो मैं पोजीशन वेक्टर यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ ओरिजिन से इस पॉइंट P तक, इसको मैं बोलता हूँ इस पॉइंट P का एक पोजीशन वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर R से। इस R की एक वैल्यू होती है, मैं उसको लिखता हूँ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको सीखिए। तो अगर मैं इस वेक्टर R की वैल्यू लिखूँ क्या लिखूंगा, ये x डायरेक्शन में अगर x1 है तो x1 i कैप, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसका x1 हो गया और y1 इसका y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन को मैं j कैप से दिखाता हूँ और x डायरेक्शन को मैं i कैप से दिखाता हूँ। तो ये इसकी एक पोजीशन वेक्टर हो गई, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर को ध्यान में रखते हुए अब हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो रिजल्टेंट ऑफ चेंज in position vectors of a particle is called displacement. बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को हम कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ड्रॉ करके उसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो मान लो मैंने कोई एक रेफरेंस फ्रेम ड्रॉ किया है, कार्टेशियन प्लेन, और उस पर मैंने एक पॉइंट ए लिया और एक पॉइंट बी लिया। अब क्या है, ये मेरा पॉइंट ए का एक पोजीशन वेक्टर हो गया जिसको मैं आर ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये मेरा पॉइंट बी का एक पोजीशन वेक्टर हो गया जिसको मैं आर बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट बी है। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, पहले मैंने कार्टेशियन सिस्टम की एक्स वाई और ये ओरिजिन, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी का, वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट होता है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को चेंज इन आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, चेंज इन आर वेक्टर किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, चेंज इन आर वेक्टर, तो मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। और अगर आपने वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा बहुत भी कुछ आपको उसकी नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि इसका जो डिफरेंस निकल करके आता है वो वेक्टर पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ पॉइंट करेगा, और वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये जो मेरा वेक्टर है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, उसको मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहता हूँ, और उसकी ये वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मान लो कि ये जो पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट था x1 y1, और इसका जो कोऑर्डिनेट है b का वो है
x2 y2। तो जैसा कि इसके पहले हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखा था, तो RB को मैं कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे RB वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ x2 i कैप प्लस y2 j कैप। RA को लिख सकता हूँ x1 i कैप प्लस x2 j कैप। तो मेरा डेल R जो निकल करके आएगा यहाँ पर वो क्या आ जाएगा? जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा x2 माइनस x1 i डायरेक्शन में प्लस y2 माइनस y1 j डायरेक्शन में। तो ये क्या हो गया? कुछ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होती है मैथमेटिकली, वो ऐसे निकालते हैं। ये अभी मैं 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। जब हम 3 डायमेंशन में बात करते हैं तो एक और कोऑर्डिनेट जुड़ जाता है, मैं ब्रैकेट में करके लिख देता हूँ, प्लस z1 या फिर z2 और k कैप हो जाता है वो, ठीक है। और जो कि k डायरेक्शन में होता है, z डायरेक्शन में। इसी तरह से भी आप उसको ऐड कर सकते हो एज पर नीड। तो अभी मैं बस एक्सप्लेन करेंगे 2 डायमेंशंस को लिया है, ठीक है। ये हो गया मेरा कुछ करें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का यहीं से मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो कुछ खास नहीं, मैं उसको ऐसे लिख दूंगा। मैग्नीट्यूड निकल करके आएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से कुछ मैच करता है, वही होता है ये बेसिकली। और बस वेक्टर के थ्रू कैसे आता है वो अलग चीज हो गया। तो ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। और अगर आपको मेरे से फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स की भी सीरीज पूरी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि मैं उस पर भी कुछ वीडियोस बनाऊं, उसमें वेक्टर्स में पढ़ाऊं और भी बहुत सारे जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं फिजिक्स में यूज होते हैं वो मैं आपको उसमें पढ़ा दूंगा। तो अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। वो टॉपिक बचा रहेगा हमारा आज का, उसको खत्म करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कोई भी पार्टिकल मेरा जा रहा है तो वो किस रास्ते से जा सकता है? कोई भी रास्ते से जा सकता है, ठीक है। तो वो जो बेसिकली पाथ लेंथ होती है, डिस्टेंस क्या है? बेसिकली पाथ लेंथ बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो पाथ लेंथ है, ठीक है, कोई भी पाथ है, वो पाथ इनफाइनाइट वेज में होता है। तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वो पाथ चूजन पे डिपेंड करता है, कौन से पाथ को आप चूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फिक्स होता है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये कुछ मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। अब इन दोनों को कंपेयर करूँ तो क्या निकल कर आता है कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, थोड़ा रेज कर लेते हैं, जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कम होगा या बराबर होगा डिस्टेंस से। ये मेरा पहला पॉइंट निकल करके आता है। दूसरा पॉइंट ये निकल करके आता है कि डिस्प्लेसमेंट कभी 0 हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में बी 0 और नेगेटिव, ठीक है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, नेगेटिव। 0 कब होगा? जब आप पॉइंट ए से निकलो और पॉइंट ए पर ही आ जाओ। और जैसे कि मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है पोजीशन वेक्टर पे, तो जब वो चेंज हुआ ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आज का यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में हम आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में ये वीडियो कैसी लगी ये बताइए। और कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, क्योंकि मेरी सीरीज अब कंटिन्यू हो चुकी है। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, अभी टाइम है, काफ़ी सारा आपको सीखने को मिल सकता है। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आप मेरे इस वीडियो सीरीज़ के लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले पा सकें।